बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW Lern ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम फिजिकल केमिस्ट्री स्प्रिंग 2023 का पास्ट पेपर सोल्व करेंगे। इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चंस हम अच्छे से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जो मेरे चैनल को कंटिन्यूसली वॉच करें वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको भी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस पे रिपीट लिखा हुआ, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने 2024 के पास्ट पेपर में करवा दिए। ये क्वेश्चन हम 2023 के पास्ट पेपर में नहीं करेंगे, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह देखेंगे। व्हाट आर आइडियल गैस? आइडियल गैस हमारे पास हाइपोथेटिकल गैस है जो रियली इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अ गैस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड हैव नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस डू नॉट present between the molecules. It always obey the ideal gas law. P is equal to nRT. The collision between the gas molecules with the container walls are perfectly elastic. The ideal gas has only kinetic energy and ideal gas exists under high pressure. एग्जाम्पल इसकी क्या है? इसकी एग्जाम्पल में कोई भी गैस नहीं आती क्योंकि रियलिटी में कोई ऐसी गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आइडियल हो। अगला क्वेश्चन है नर्ड्स अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल थर्मोडाइनमिक द नर्ड्स अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला इज रिलेटेड टू नर्ड्स हीट थ्योरम विच इज द पार्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नर्ड हीट थ्योरम हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट था। इसकी 3 डेफिनेशन थी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, उसमें एक डेफिनेशन नर्ड्स हीट थ्योरम की थी। तो दिस थ्योरम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एंट्रोपी और टेम्परेचर approaches absolute zero on form of Nernst approximation formula del S is equal to, या अप्रोच कर रहा होता है del H over T को। del S is the change in entropy, del H change in enthalpy and temperature is absolute temperature। देन अगला क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। तो ये जितने भी इफेक्ट हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ मोलर मास, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ये 3-4 इफेक्ट्स हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पे। ये आपने 3-4 इफेक्ट फिंगर टिप्स पे कर लेने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू ग्राफ द वैल्यू ऑफ P over P नोड एट अ गिवन हाइट विल बी लार्जर एट अ गिवन टेम्परेचर दस that at lower temperature than that at a lower temperature. Thus, the variation in pressure with the height is less gradual at high temperature. If the temperature were infinite, the pressure would be same everywhere in the column. ये जो फिगर है वो हमें शो कर रही है वेरिएशन ऑफ P by P नोड with height at different temperature. अगला क्वेश्चन है क्लॉसियस इनइक्वालिटी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट के साइकिल इंटेग्रल ऑफ हीट ट्रांसफ़र एट टेम्परेचर T फॉर रिवर्सिबल साइकिल, या जिसे हम कह सकते हैं कार्नेट साइकिल, इज़ इक्वल टू 0 एंड फॉर इरिवर्सिबल इंजन इज़ लेस देन 0। ये सिंपल हमारे पास क्लॉसियस इनइक्वालिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी यही है। अब देन इसका प्रूव है, देन थोड़ी सी डेरिवेशन है। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिफाइन एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच अ सिस्टम में पोजेस ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो ये 3 डिफरेंट मैंने डेफिनेशन बताई है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की, आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल का 3n के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्टेट। अ माइक्रोस्टेट रेफर टू अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ सिस्टम दैट कोरेस्पोंड टू अ पार्टिकुलर macrostate. Hence, each distribution of molecules among the unit cells correspond to same macroscopic state of the system is called a microstate. Then है barometric formula। बैरो का मतलब होता है प्रेशर।
तो बैरोमेट्रिक फार्मूला हमें क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हाइट एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। ये हाइट और ग्रेविटेशनल फील्ड का प्रेशर ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें बैरोमेट्रिक फार्मूला बताता है। ये बैरोमेट्रिक फार्मूला की हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 8 हमारे पास बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ला इक्वेशन है। देन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। तो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन बड़ी फैक्टोरियल की जो बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नॉट्स जो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन है वो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का फैक्टोरियल निकालना हमारे लिए आसान बना देती है। एग्जाम्पल इसका एक फार्मूला होता है नेचर लॉग एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन नेचर लॉग एन माइनस एन। इसकी डेरिवेशन अगर हम करें, ये फार्मूला किस तरह आया, तो पहले हमें पता है कि एन फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह हम बैकवर्ड मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर एन फैक्टोरियल तो n × n-1 × n-2 और मल्टीप्लाई करते करते 3 2 1 तक आते जाएंगे। तो अगर हम इसके साथ नेचुरल लॉग लगा दें तो सारी मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाएगी और सारी समीशन को हम सारी जो एडिशन है इसको हम समीशन में चेंज कर लेंगे और अपनी लिमिट्स लगा देंगे 1 से n तक। अब हम ये जो समीशन है इसको इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। ये हमें ग्राफ यही एक्सप्लेन करा है कि हम समीशन को इस तरह सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम इंटीग्रेशन से सोल्व कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचर लॉग एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचर लॉग एक्स को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम इसको बाय पार्ट सोल्व करेंगे। बाय पार्ट सोल्व करने के लिए हमें एक और फंक्शन चाहिए, जहाँ कोई फंक्शन नहीं होता वहाँ हम 1 लगा देते। अब 1 हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा और नेचर लॉग एक्स हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। अब 2 फंक्शन है, इन दोनों में से किसी एक को एक पहला फंक्शन का नाम देंगे, दूसरे को दूसरे का नाम दे देंगे। सपोज हम नेचर लॉग एक्स को पहले फंक्शन का नाम देते हैं। आपने याद रखना है जो नेचर लॉग वाले फंक्शन होते हैं उनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही लिखते हैं, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं। पहला फंक्शन नेचर लॉग एक्स, दूसरा फंक्शन है 1 to 1 की इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन की डेरिवेशन। पहला फंक्शन है नेचर लॉग एक्स तो नेचर लॉग एक्स की डेरिवेशन और दूसरे फंक्शन यानी 1 की इंटीग्रेशन। होल ब्रैकेट लगा के बड़ा सा इंटीग्रल का साइन और साथ dx लिख देना है। अब नेचर लॉग x वैसे का वैसे ही आएगा, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी x, तो x नेचर लॉग x आ जाएगा माइनस नेचर लॉग x की डेरिवेशन होगी 1/x और 1 की इंटीग्रेशन होगी x और 1/x हमारे पास आ जाएगा x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, जहाँ होगा x वहाँ पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जैसे x नेचर लॉग x में लिमिट्स अप्लाई करें, पहले अपर लिमिट होगी n फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 1। इसी तरह इसमें भी 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, तो x में भी हम पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट n अप्लाई की माइनस लोअर लिमिट 1 अप्लाई की, n - 1 आ जाएगा। तो वहाँ से n नेचर लॉग n वैसे का वैसे माइनस नेचर लॉग 1 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, 0 × 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस नेचर लॉग माइनस n - 1, तो n नेचर लॉग n माइनस n प्लस 1 आ जाएगा। अब ये फैक्टोरियल की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी आती हैं, इसलिए अगर 1 को निगलेक्ट कर दें इन कंपैरिजन विद लार्ज क्वांटिटी तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी। अब ये वो फॉर्मूला है जो हमने शुरू पे कहा था और ये हमने सारी उसकी कंप्लीट डेरिवेशन की है। देन अगला है प्रूव करना है Q = QV, QR, QT एंड QE। तो पहले हमने बताना है कि पार्टीशन फंक्शन के मुताबिक Q = समीशन GI e⁻ -EI/KT। इधर आपने KT लिख लेना है इक्वेशन 1 में। अच्छा, E हमारे पास एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, of a molecule is sum of the contribution from different modes of motion like the translational, rotational, vibration and electronic etc. If we assume energy associated with any one mode of behavior is independent of all other modes, then energy defined as
तीनों एनर्जी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, तीनों एनर्जी का सम कर दे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। हम सारी डीजनरेसी को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास टोटल डीजनरेसी आ जाएगी, यानी रोटेशनल डीजनरेसी, वाइब्रेशनल डीजनरेसी, वो चारों इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशन, इन चारों की हम डीजनरेसी को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल डीजनरेसी आ जाएगी। तो ई की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, जी आई की भी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जी आई की जगह जी आई की वैल्यू और ई आई की जगह ई आई की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्यू बराबर हो जाएगा समीशन जी टी जी आर जी बी जी सी ई की पावर माइनस ई टी प्लस ई आर प्लस ई वी प्लस ई सी डिवाइडेड बाय के टी। अब हम इसमें टी वाले जो फैक्टर्स हैं वो अलग कर देंगे, वी वाले अलग, यानी ट्रांसलेशनल वाले अलग कर देंगे, रोटेशनल वाले अलग, वाइब्रेशनल वाले अलग और इलेक्ट्रॉनिक वाले अलग। सब फैक्टर्स को अलहदा करने से हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखें तो टी वाले देखें तो वो क्यू टी के बराबर होंगे, आर वाले देखें तो वो क्यू आर के बराबर होंगे और वी वाले देखें तो वो क्यू वी के बराबर होंगे, सी वाले देखें तो वो क्यू सी के बराबर होंगे। तो हम उनकी जगह ये पुट कर देंगे, क्यू वी की जगह क्यू वी की वैल्यू उन सबको पुट करने के बाद क्यू बराबर आ जाएगा क्यू टी क्यू वी क्यू आर डॉट क्यू सी। इस इक्वेशन को हम कह देंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। सो प्रूव हो चुका है कि क्यू बराबर होता है कि क्यू टी क्यू वी क्यू आर क्यू सी। देन अगला क्वेश्चन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट है। पहले हम सिंपल इसका क्या स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर फॉर प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के एंट्रोपी डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और यही हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, और ये ज़ीरो बन जाती है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट दी, तो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम पे इसकी स्टेटमेंट के डिफरेंट नाम बन गए। सभी एक ही चीज़ कह रहे होते हैं कि एंट्रोपी डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। पहले हमारे पास है नर्ड साइमन स्टेटमेंट। उसके मुताबिक फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ओनली प्योर सब्सटेंस ईच इन इंटरनल इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी चेंजेस अप्रोचेस टू जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेंड टू जीरो। इसके मुताबिक अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो को टेंड करेगा तो इसी तरह जो हमारी एंट्रोपी चेंज है वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी। देन अगला है प्लांक्स फॉर्मूलेशन। प्लांक्स फॉर्मूलेशन भी यही कहता है द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर अ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड अप्रोचेस टू जीरो एट जीरो केल्विन। देन है नर्ड्स हीट थ्योरम। एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द सिस्टम in an irreversible process tend to zero at the temperature of the process tends to absolute zero। ये भी हमें यही बात कह रहा है। देन इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे बाय मोलर हीट कैपेसिटी। उसकी डेफिनेशन से मोलर हीट कैपेसिटी के मुताबिक सी पी हमारे पास होता है डेल एच ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हमें पता है डेल एच को हम डेल क्यू के बराबर भी रख सकते हैं, तो डेल एच की जगह आ जाएगा डेल क्यू। अब हमें पता है डेल क्यू जो है वो हमारे पास डेल क्यू ओवर टी हो तो वो हमारे पास डेल एस के बराबर होता है। आपने इधर डेल टी नहीं लगाना, डेल क्यू ओवर टी आएगा। डेल क्यू ओवर टी इज इक्वल टू डेल एस हो जाएगा। टी क्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है, एस के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू टी डेल एस हो जाएगा। अब डेल क्यू की जगह डेल क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी पी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, टी डेल एस ओवर डेल टी। राइट कॉर्नर पे ये इक्वेशन लिखी है। फिर हमारे पास डेल टी दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टेम्परेचर जो है डेल एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी पी के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, सी पी डेल टी ओवर टी इज इक्वल टू डेल एस। अगर तो हम इसको इंटीग्रेट करें लिमिट्स अप्लाई करने से तो हमारे पास क्या डेल एस की लिमिट्स होगी 0 टू टी, इसी तरह टेम्परेचर की भी 0 टू टी होगी। यही हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। देन है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे रहे हैं, तो हम इधर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर ले लें, मोनोक्रोमिक और ऑर्थरोम्बिक हम दोनों फॉर्म्स ले रहे हैं। एक लेस देन 368.5 केल्विन होगा, एक ग्रेटर देन 368.5 होगा। मोनोक्लिनिक फॉर्म जो होगी वो स्टेबल होगी व्हेन टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 368.5 केल्विन। ऑर्थरोम्बिक फॉर्म तब स्टेबल होगी जब टेम्परेचर जो होगा वो लेस देन होगा 368.5। एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। सो यहाँ 3-4 इक्वेशन लिखी हुई हैं। पहले के लिए हमारे पास ऑर्थरोम्बिक के लिए, दूसरी हमारे पास डेल एस है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तीसरी डेल एस है मोनोक्लिनिक के लिए और चौथी डेल एस है तीनों का सम। तीनों जो पहली 3 डेल एस है उनका सम हो जाएगा और उसका टोटल जो है वो हमारे पास 0.15 होगा, जो इक्वल होता है 0 के। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यही कहता है कि जब टेम्परेचर अप्रोच करा तो 0 को, तो हमारे पास टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब अप्रोच करेगा 0 को तो एंट्रोपी चेंज भी 0 के इक्वल होगी। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।